नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत तो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 8वें दिन का हंगामा कुछ अलग ही देखने को मिला है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष ने लोकतंत्र का खुलेआम अपमान किया है और यह हंगामा सिर्फ चुनाव के नतीजों से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि सत्ता की बुरी नीयत को उजागर करता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में जो कुछ हो रहा है उससे लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जहां कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत की उम्मीद ज्यादा थी, वहां उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और वोट खरीदने की कोशिश भी की जा रही है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है अब ईवीएम के बाद कांग्रेस ने नया शगुफा छोड़ दिया है, मगर विपक्ष इस आरोप से नहीं घबराया हुआ है। भूपेश बघेल ने यहां तक कह दिया कि दुर्ग में जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध कर दिया गया और 2 महिला दावेदारों को विधायक के घर में बिठा दिया गया। इस सब का मतलब क्या होता है? क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं है? विपक्ष ने इस मामले को लेकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है और अंत में सदन से वॉकआउट भी किया। फिर गांधी प्रतिमा के सामने जाकर बैठ गए। उनका कहना है कि इस मामले में सत्ता पक्ष ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, पंचायत चुनावों में लोकतंत्र को अपमानित किया है और सबसे बड़ी बात, विधानसभा में इस आरोप पर शासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अब डिबेट में चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, कुछ नेताओं का क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती राज के चुनाव हुए, जिस प्रकार से सत्ताधारी दल ने शराब और पैसे और शासकीय मिशनरियों के दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीतने की कोशिश की और अभी भी वो लगातार जारी है। और अभी जो जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, जिसमें डौंडी लोहारा में, भानु प्रतापपुर में, चारामा में और साथ ही इधर बागबहारा में और दुर्ग जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, वो लोकतंत्र को तार तार किया है, अपमानित किया है। जिसमें ये 3 ब्लॉक, जो पहले 3-4 ब्लॉक जो मैंने कहा, उसमें बैठक आहूत हो गई थी। जो जितने जनपद सदस्य हैं वो बैठक में चले गए थे, हाल में थे और उसके बाद 10 मिनट बाद ऊपर से कहीं फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव निरस्त कर दिया जाता है। उनका निरस्त करने के लिए एसडीएम बीमार पड़ जाता है, ये भी देखिए उनकी नौटंकी। उसके बाद आता है 11:30-12 बजे के बीच में आते हैं एसडीएम और बोलते हैं कि किन्हीं कारण से हम इस चुनाव को निरस्त करते हैं। तो इसका ये मतलब था कि कांग्रेस के सदस्य की यहाँ पे बहुमत थी और लोहारा में कांग्रेस की बहुमत नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तत्काल चुनाव करा दिया गया। और डोंडी में कांग्रेस की बहुमत थी, इनकी बहुमत नहीं थी, इसलिए ये लोग निरस्त किए ताकि बाहर निकलेंगे हमारे सदस्य और अपना खरीद फरोख्त जो शासन का दबाव और प्रभाव को दिखाते हुए हम खरीद सकते हैं सदस्यों को। यही इनकी मंशा थी, यही अभी तक कारण हमको लग रहा है। कांकेर में चूंकि वहाँ का बीजेपी का विधायक है तो वहाँ निरस्त न होकर वहाँ चुनाव कराया गया है और मेरा 3 ब्लॉक निरस्त करा दिया गया है। तो वाकई यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हुई है। और साथ ही अभी हमको सुनने में पता चल रहा है कि बीजेपी के जितने भी वहाँ पदाधिकारी लोग हैं हमारे सदस्य को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके पीछे पीछे ये घर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो उनको समय मिला है, 10 तारीख का डेट दिया गया है, उनको समय मिला है कि इस बीच हम कामयाब हो जाए। उनकी सोच है, खरीद फरोख्त करके हम उनको खरीदना चाहते हैं। पर मेरे कार्यकर्ता इतने नहीं, मेरे कार्यकर्ता पूरा अडिग है। आने वाला समय भी मेरे जनपद सदस्य अध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष बनेंगे। पर यहाँ पर वाकई में कलेक्टर जो है किसके इशारे पे काम कर रहे हैं और मैंने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन भी लगाया तो उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ बताया, फ़ोन में बात नहीं हो पाई। तो इस तरह की घटनाएँ जो है लगातार ये इस क्षेत्र में हो रहा है। तो हम चाहते हैं इस पर निष्पक्ष चुनाव हो, इस तरह का लोकतंत्र की हत्या ना हो, हम चाहते हैं, यही मांग करते हैं। गलत बातें हैं और मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है भाई और भाजपा लोकतंत्र के सम्मान करने वाली पार्टी। जनादेश जो आ गया सो आ गया, अब उससे कोई खिलवाड़ हो नहीं सकता है और कहीं का भी हो, कहीं का भी हो। कोई एक बार भी ऐसा सोचे तो वो गलत है और कहीं ऐसा लगता है उनको ऐसा है तो मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हूँ इस बात के लिए जानकारी बातचीत करने के लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। नई शक पा रहे हैं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार से, तो अब ईवीएम के बाद ये दूसरा शिगुफा है जिसको छोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे ही सारे और नए शिगुफे इनको खोजने पड़ेंगे। भाजपा की न रफ्तार रुकेगी और न भाजपा का आकार रुकेगा।
सियासी रूप से वार पलटवार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ आपको हमसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे जुड़ रहे हैं। गंधर्व पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। कांग्रेस की ओर से रूपेश दुबे जुड़ रहे हैं। रूपेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, नागेंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर्व पांडे जी, आप ही के पास आऊंगा। और जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए, कहा कि उम्मीदवार की जीत की उम्मीद जहां कांग्रेस की ज्यादा थी, वहां उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अपनी तमाम मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आप जो बताएं, लेकिन कई उदाहरण कांग्रेस दे रही है, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जनता का अपार प्रेम और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 56% से अधिक वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और जहां की ये बात कर रहे हैं, ये हंगामा एकाएक खड़ा किया गया। इसकी सूचना वहां पर तत्कालीन एसडीएम ने कलेक्टर कार्यालय से 3 मार्च की सूचना थी कि चुनाव को 10 मार्च तक स्थगित किया जा रहा है। तो इसको एक मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा विहीन विपक्ष ने एक तरीके से इसको प्रयास किया है। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, तो पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जानती है कि कितने बार किसने लोकतंत्र की हत्या कैसे की है। और निश्चित तौर पे अगर उसके बावजूद भी कहीं कोई आपत्ति है, तो तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी हैं, न्यायपालिका है, और उसके साथ ही साथ गृह मंत्री जी ने सबके समकक्ष आकर के कहा कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मौजूद हूं। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोई ऐसी चीज होती है, आप मुझे बताइए। हमने जो भी जन आदेश आया है, हमेशा उसका पालन किया है और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम सदैव तत्पर खड़े हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति ही नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन गंधर्व जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिला पंचायत, जो दुर्ग का मामला है, जिला पंचायत अध्यक्ष को निर्विरोध कर दिया गया और 2 महिला दावेदारों को विधायक के घर बैठाया गया, ये मामला तो वो आपको उजागर करने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, तो उनकी बात को सुना जाए। मंत्री हैं, उन्होंने कहा, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा 2 दावेदारों को एक विधायक के घर पे बिठा दिया गया। तो बिना किसी तथ्य के और बिना किसी दस्तावेज के अगर ऐसा कुछ है, तो क्या वो 2 महिलाओं ने कहीं शिकायत की, किसी तरीके से कहीं कोई पहुंचे? वो आकर के अपनी गरिमा को भंग करने का प्रयास खुद कर रहे हैं। वो एक चुने हुए वहां पर अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। वो जब बिना तथ्य के विधानसभा के पटल से इस प्रकार की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी पूर्ण है। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज उनको मालूम है, तो एक जागरूक नागरिक और एक जनप्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते तत्काल प्रभाव से उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को सूचित करना चाहिए था। तो तत्काल इन सब चीजों पर कार्रवाई की जा सकती है। और जो ये बाकी चीजों के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। चाहे कलेक्टर जो वहां पर उस समय निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके समकक्ष शिकायतें की जा सकती है, न्यायपालिका के समकक्ष शिकायतें की जाती हैं। परंतु कांग्रेस का भी पूरा ध्यान केवल और केवल ईडी को कैसे कमजोर किया जाए, जो अपने 5 साल के भ्रष्टाचार बच जाएं, उसमें लगा हुआ है। अभी आप देखेंगे 2 दिन से ईडी कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। आज जब सदन में इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो जो 3 तारीख का आदेश था, उसको बता रहे हैं कि भाई एकदम तुरंत में बताया गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ रही है। ठीक है, लेकिन चलिए, ठीक है, लेकिन चर्चा हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है समस्या वहीं पैदा होती है कि अब उन्होंने कुछ कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो आधार ले आए, उत्तर का आपकी कम से कम उस प्रक्रिया को हिस्सा बनाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन ठीक है, विपक्ष के अपने तर्क होते हैं और कई बार इसको राजनीति का नाम दे दिया जाता है। रूपेश दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या जरूरत है हंगामा करने की? वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई तर्क है, कोई सबूत है, भ्रम क्यों फैला रहे हैं? अगर इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, कानून का सहारा है, कलेक्टर आपके पास है, सब और व्यवस्था आपके पास है, ले देख के आप जब भी ऐसी स्थिति बनती है, इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है, तो कांग्रेस का क्या यही काम रह गया है? लोकतंत्र को अपमानित किया आप ही कर रहे हैं। इस तरह के तर्क आप बीजेपी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। ऋषभ जी नमस्कार, नागेंद्र जी नमस्कार, गंधर्व भाई नमस्कार। ऋषभ जी, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लगातार किस प्रकार से प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, किस प्रकार से पुलिसिया हो रही, किस प्रकार से प्रशासनिक लचरता जग जाहिर है, सबके सामने है। आप देखिए, भाजपा एक सुनियोजित साजिश के तहत ग्राम पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव को एक चरण में ना करा करके एक जिले में 2-2 चरण और 3-3 चरण के चुनाव कराए गए हैं। माने परिणाम को प्रभावित करने के लिए, सत्ता के लाभ प्राप्त करने के लिए इन्होंने सत्ता का और मशीनरी का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, और उसके बाद तत्काल मतगणना उसी बूथ में होती है। और उस बूथ में छत्तीसगढ़ में एक भी उदाहरण बता दे भाजपा या भाजपा की सरकार
कि किसी भी प्रत्याशी का पुनर्गणना उसी बूथ में हुआ हो। किसी भी प्रत्याशी ने जो पुनर्गणना की मांग करी, उनकी बातों को कोई सुनवाई नहीं की गई, आवेदन नहीं लिया गया। यहां तक कि पुलिस के लोग डरा धमका करके वहां से चलो चलो गिनती हो गई करके प्रक्रिया अपनाई गई। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है। नगर निगम चुनाव के दौरान निर्वाचन में नियमावली है कि पहचान पत्र के बिना वोट नहीं दिया जाता, लेकिन वार्ड नंबर 24 के चुनाव में एक फर्जी महिला आकर के मतदान करती है। जो वास्तविक महिला आती है तो उसके बारे में कोई जांच भी नहीं की जाती। वो जो फर्जी महिला है वो ईवीएम में वोट करके निकल जाती है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद कवर्धा, आदरणीय गृह मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी का क्षेत्र है। वहां किस प्रकार से पंचायत पंचों के पतियों को शपथ ग्रहण कराया गया, ये क्या लोकतंत्र का प्रमाण है? और दुर्ग जिला पंचायत में जिस प्रकार से प्रत्याशियों को नामांकन भरने की स्थिति नहीं अवसर नहीं दिया गया, ये भाजपा का सत्ता का दुरुपयोग। और जिस प्रकार से विधायक महोदय के निवास में महिलाओं को बैठने की बात आई है, सत्ता आपका और नजरिया संगठन है, जो भाजपा आपका नजरिया है, आप काफी तंत्र चीज लेके गंभीर है, ठीक बात है। लेकिन वही उन्होंने कहा कि आपके पास इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, आपको भरोसा नहीं सत्ता पर, आपको नहीं है कि बीजेपी की सरकार कुछ करेगी, आपके पास कई कानूनी रास्ते हैं। अगर इन बातों में दम है, सबूत हैं, तो आप वहां पर रखिए ना। अगर इस तरह के से बयान जाते हैं, पलटवार होता है, तो सियासत नजर आती है। मैं चाहता हूं कि वो व्यवस्था है आपके पास, उनका उपयोग कीजिए ना। ऋषभ जी देखिए, ये भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय के चुनाव, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव होते हैं वहां वीवीपैट की अनिवार्यता है। उसके बाद हम ईवीएम पर लगातार प्रश्न इसलिए उठता है कि निर्वाचन जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, उसमें ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को भी मानने से इनकार कर देते हैं। और जिस प्रकार से बैलेट में चुनाव हुए हैं, मोहला मानपुर में 8 तारीख को जनपद का चुनाव होना था, आज 6 तारीख को करा दिया गया। मोहला मानपुर में जिस प्रकार से रिकाउंटिंग नहीं कराई गई, वनांचल क्षेत्र है मोहला मानपुर, लेकिन देखिए जिस प्रकार से चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, यदि तत्काल वहीं पे मतगणना पुनर्गणना नहीं की जाती, सिर्फ डरा धमका करके एक साजिश के चलते किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव का लाभ दिलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से बातें बढ़ेंगी। और जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की बातें हमारे सम्मानीय विधायक महोदय ने कहा है, उसके बाद कलेक्टर का फोन नहीं उठाना, कलेक्टर का बात नहीं करना, और तो और आवेदन देने जाते हैं तो आवेदन लेने से भी इनकार प्रशासनिक तंत्र के लोग कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासनिक जो भी यथास्थिति है। लेकिन मुझे लगता है अगर ये आरोप लगते हैं, सवाल खड़े होते हैं, एज अ मीडिया पर्सन, एज अ पत्रकार, ये गंभीरता से लेना हमारा काम है। मैं पहुंचाऊंगा, नागिन जी के पास आऊंगा, उससे पहले गंधर्व जी क्विक रिएक्शन 10 सेकंड में आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये कह रहे थे रिकाउंटिंग नहीं होती, तो मैं पर्सनली बूथ अध्यक्ष भी हूँ। तो बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं, जब कहीं भी चुनाव होता है तो प्रत्येक राउंड की काउंटिंग के बाद बूथ अध्यक्षों का एक फर्ज होता है कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो तत्काल दर्ज करा करके उस बूथ की मतगणना को पुनः गणना कराने के लिए वहां पर आवेदन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो और जो ये गंधर्व जी, एक भी उदाहरण पूरे छत्तीसगढ़ में रिकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे थे बड़े भैया रुपेश जी, मैं बीच में नहीं बोला, आपकी बात को सुना बड़े भैया, आप भी सुन लीजिए जो मेरा पक्ष है। तो उसमें क्या है कि जो बूथ अध्यक्ष होते हैं उनकी जवाबदारी रहती है, वो प्रत्येक बूथ स्तर पे रिकाउंटिंग करवा सकते हैं। और बूथ की काउंटिंग होने के बाद प्रत्याशियों को भी सूचना होती है, वहीं से उनको डाटा बाहर जाता है। तो उसमें जब टेबुलेशन होता है तो बूथ रिकाउंटिंग के बाद में जब प्रॉपर रिटेबुलेशन होता है तब प्रॉपर उसकी जानकारी आती है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसका शायद जानकारी का अभाव है, तो उसका कहीं ना कहीं ये लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें से अपनी कुछ चीजों को निकालने का, जो ये दिखा सके कि हम विपक्ष की एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूं कि लोकतंत्र में ऐसी चीजें आनी चाहिए ताकि जनता भी इन सभी चीजों को समझ सके। ठीक है नागेंद्र वर्मा जी, पूरी चर्चा को आपने सुना, और क्या कुछ आपका मानना है? क्या पुनर्गणना की जो अपील की गई, जहां कराना चाहिए वहां नहीं हो पा रही है, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, या कांग्रेस के तर्क हैं, या फिर जिस तरीके से विपक्ष में अगर कोई पार्टी है, कोई दल है, वो लगातार आवाज उठा रहा है, एक इमेज होती है कि तो सियासी दल है तो सियासत करेंगे, तो लोग गंभीरता नहीं लेते हैं, क्या वजह आप देख रहे हैं? या वाकई में स्थिति ऐसी है? क्या कुछ तस्वीर में कुछ यहाँ पर कुछ क्लू निकल कर आए हैं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, या फिर वाकई में कोरी सियासत इसे आप कहेंगे? क्या कुछ आपको दिखाई देता है? देखिए, बदलते दौर में इस तरीके की जब गंभीर शिकवा शिकायतों की बात आती है तो
बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हाँ। आज जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आए थे उसमें सीधे सीधे ऋषभ जी गृह मंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया था कि अगर इस तरीके की कोई चीज है तो सही वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए और उसका निराकरण होगा। और मुझे लग रहा है कि एक जब हम नगर पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव की बात करें तो वहाँ चुनाव में मुझे लगता है कि इतनी प्रबुद्धता तो लोगों में आ ही गई है कि वो हर चीजों को समझने लग गए हैं, अपने अधिकारों को समझने लग गए हैं। और चूंकि एकदम जमीनी स्तर का चुनाव है, ऐसे चुनाव में राजनीतिक चिन्हों का भी मुझे लगता है कि उपयोग नहीं होता। वहां लोग अपने स्तर पे सारी चीजें अपनी स्थानीय सत्ता जो है वो चुनते हैं। तो इसमें अगर इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी आती है, प्रलोभन, दबाव, ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके के भी छोटे चुनाव है, इनमें भी विकृतियां जो है वो सराबोर करने का इसको प्रयास किया जा रहा है। जो तमाम इस तरीके की जब कोई चीज बार बार कही जाती है तो वो एक परिपाटी बनने लगती है। छोटे चुनाव में इस तरीके के हथकंडों का प्रयोग मुझे लगता है कि नहीं होता और सारी चीजें बहुत क्लियर होती है। और बार बार जब जवाबदेही से ये बात कही जा रही है तो उसे समझना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उसने लगातार नगरीय निकाय और नगर पंचायत में अपना दबदबा बनाए रखा था और इस बार ये जो विफलता है इसके लेके उनको अपना एक आत्मचिंतन विश्लेषण करना चाहिए। और जहां पर उन्होंने अभी बढ़त बना के रखी है उस जगह में हो सकता है कि अति उत्साह में भी बहुत सारी इस तरीके की बातें आ रही है और इसको ठीक है। जैसे नागिन जी ठीक है, अब ये मैं चीजें मान सकता हूँ, ये चीजें हो सकती हैं कि वाकई में कई बार माफ कीजिएगा कई तरह की सियासत होती आई है, लेकिन जिस तरीके से अब कई कांग्रेस जो आरोप लगाती है, कोई भी नेता है कांग्रेस का उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो एक माहौल बनता है कि नेता के ऊपर केस किया गया है, कार्रवाई की गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि ये नेता तो इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त है, तो ऐसे नेताओं को क्यों वोट करें। अब चुनाव के समय कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो दुरुपयोग है वो इस तरह से है कि मौके पर सहयोग के तौर पर जब चुनाव होते हैं तभी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं और यही सत्ता का दुरुपयोग है, होता कुछ नहीं है, केस चलते हैं। तो क्या ये स्थिति से इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है जो कांग्रेस यहाँ पर दमखम के साथ आरोप लगाती है, या सिर्फ कहें कि वार पलटवारी से मान लिया जाए? देखिए, ये आरोप लगाने की जो प्रक्रिया है ना ऋषभ जी, ये बड़ी खतरनाक है। ये दोहरी तलवार है। या तो आप इसके सामने वाले को घात पहुंचा सकते हैं या आपका ये आपके ही ऊपर आ जाएगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरीके की जब बातें होती है तो इसे बहुत समझना होगा। और गलत लांछन जब लगता है तो आज के समय में मुझे लगता है कि हर जन जो है वो पहले पुराने जमाने जैसा सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता। आज वो अपने पैमाने पे इसे परखता है और बिल्कुल वो अगर उसने जनप्रतिनिधि को जिताया है, उसके साथ है, लोग जनादेश दिया है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसके हित संरक्षक है और उसकी बातों को सुनते समझते हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से मिथ्या प्रचार होता चला जाए तो मुझे लगता है कि जो सहानुभूति बटोरने का प्रयास हो रहा है वो ठीक उल्टा भी हो सकता है। जी ठीक है, मैं आऊंगा गंधर्व जी, लेकिन रुपेश जी एक सवाल निकल कर आता है। अब जब आप दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं या फिर ईडी सीबीआई की दुरुपयोग की बात कहते हैं, हो सकता है कि इससे कहीं ना कहीं छवि निकल कर जाती है, लेकिन मान लीजिए सोशल मीडिया पर वो छवि जा रही है तो अधिकतर जो लोग छवि बना रहे हैं वो वोट नहीं करते हैं उस इलाके में, उस जनप्रतिनिधि के लिए। जो वोट करते हैं वो शायद नजदीक से प्रतिनिधि को जानते हैं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो और भी चीज़ों को सोशल मीडिया के जरिए कहीं परखते हैं कि किस जनप्रतिनिधि में वाकई में ऐसा संलिप्त मामला है या नहीं है, या छवि जो बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि जो वोटर है बहुत समझदार हो चुका है, तो उसे बरगला पाना, उसमें भ्रम फैलाना बहुत मुश्किल काम है। तो जो आरोप लगाते हैं उससे बहुत फर्क ऐसा दिखाई नहीं देता है कि बहुत फर्क पड़ता हो। ऋषभ जी, अभी वर्तमान में नगरीय निकाय के जिस प्रकार से चुनाव हुए और उसमें महापौर अध्यक्ष या पार्षद के लिए जिस प्रकार से मतदान करने के लिए ईवीएम की व्यवस्था की गई थी, उसमें देखेंगे आपकी इन्होंने अंडर वोट, माने भाजपा की सरकार आम जनता को महापौर या पार्षद में से दोनों को मत दो वोट, एक वोट देकर के आप इंड बटन दबा करके आप उसको कर लेंगे। माने इस प्रकार के लोकतंत्र में ये होना चाहिए सरकार को कि आप दोनों पार्षद को, अध्यक्ष को या महापौर को वोट दें, लेकिन ऑप्शन रख करके इन्होंने लोकतंत्र में जिस प्रकार से मतदाताओं को भ्रमित करने का और मतदाताओं को वोट नहीं देने के प्रश्रय देने का, प्रोत्साहित करने का जो काम किया है, ये लोकतंत्र में नुकसानदेह है। मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि शिकायत कार्रवाई होगी,
गृह मंत्री जी स्वयं राजनांदगांव में जब कलेक्ट्रेट में मीटिंग किए थे और ई को सस्पेंड करने की बात की थी, 2 माह तक सस्पेंड तो दूर की बात, उस ई को नोटिस तक जारी नहीं हुआ था। और आप एक चीज और बताना चाहूंगा आपके प्रमुख चैनल में, माननीय मुख्यमंत्री जी जगदलपुर में पत्रकार जब शिकायत हुई थी, पत्रकार जिसमें हमारे चंद्रकर हत्या हुई थी, उसकी शिकायत हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच की बात कही थी। लगातार 2 मिनट तक जांच नहीं हुआ, उसके बाद उस पत्रकार की हत्या हो गई और उसके बाद में बोलेंगे शिकायत करो, जांच कराएंगे। तो ये कैसी सरकार है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में भाजपा की सरकार आम जनता को पार्षद को वोट मत दो, महापौर को वोट मत दो, अध्यक्ष को वोट मत दो, माने इस प्रकार की स्वतंत्रता देकर के जो मतदान मताधिकार का जो दुरुपयोग करने का जो काम भाजपा कर रही है, कम बचा हुआ है, गंदर से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल ये कि अब भले ही गृह मंत्री कह रहे हो कि कोई भी चीजें हो हमारे पास आइए, लेकिन होता क्या है कि विपक्ष का जो एक अटूट विश्वास बन चुका है कि ये सब बातें हैं, जमीन पर जो होता है वो प्रक्रियाओं के नाम पर उलझा दिया जाता है। अभी आप वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, तो आप कह रहे हैं सबूत प्रमाण लाइए, तो कहीं ना कहीं बातों के जरिए बात को टाल दिया गया, तो आमने सामने वो बातें नहीं हो पाती हैं और प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, प्रक्रिया का हवाला देकर सब चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो जो चीजें हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, आपको सियासत नजर आती है, लेकिन जमीन पर कई चीजें हैं, ऐसा उनका कहना है। देखिए, जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है, ये अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, विभिन्न प्लेटफॉर्मों से अलग अलग वीडियो जारी करते हैं। बीच में हमने देखा किसी नेता का वीडियो जारी कर दिया, किसी का वीडियो जारी कर दिया, तो ये तथ्य के साथ बात करते हैं, तो उन चीजों में बात करने में सेंस भी बनता है। पर जब ये आरोप इस प्रकार से लगाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही, किसी निर्वाचित सदस्य को किसी विधायक के यहाँ बंधक बना करके रखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये उस निर्वाचित सदस्य का भी अपमान है और लोकतंत्र का भी अपमान है। तो ऐसी सभी चीजों को जनता के समकक्ष लाना चाहिए। अगर निश्चित तौर पे अगर इसके पीछे कोई भी लोग रहेंगे, तो उनके खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। और जो भी बातें अगर इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मिलकर के गृह मंत्री से कोई बात की, उन्हें लिखित में कोई आवेदन दिया जिसकी उनके विभाग से इन्हें पावती प्राप्त हुई हो और उस पर कार्रवाई ना हुई हो, तो ये बात करने का, वो सारी चीज आगे बढ़ाने का इनको हक रहता है। पर लेकिन निश्चित तौर पे जब आप देखेंगे केवल बयानबाजी, केवल जनता को ठीक है, आपको रोक रहा हूं, समय कम है। नागेंद्र जी, 10 सेकंड में कोई सुझाव आप राजनीतिक दलों को देना चाहें इस मामले को लेकर, अवरुद्ध रूप से? बिल्कुल ऋषभ, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जन समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए और सरकार के काम की अगर उसने कहीं गलती की है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसे रास्ते पे लाने का प्रयास करने, उसको सुझाव देने का प्रयास होना चाहिए। और जब इस तरीके की चीजें ना होके तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं जिनका जन सरोकार है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये जन रुचि का विषय नहीं रह जाता, लोग इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते। अभी कांग्रेस जो है सशक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में है, तो उसकी एक जवाबदेही जनता के प्रति है कि वो। ठीक है नागेंद्र जी, क्षमा चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, लेकिन समय पूरा हो गया है। वाकई में कांग्रेस के अपने तर्क है, लेकिन विपक्ष है, उसके सवालों की भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज उठाता है। लेकिन सियासत की जगह मुझे लगता है बेफिजूल की नहीं होना चाहिए। जो भी सत्र चल रहा है उस पर गंभीर सवाल जवाब हो। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा गंदर जी, बहुत शुक्रिया रुपेश जी, बहुत शुक्रिया नागिन जी, आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है और कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि कांग्रेस की आदत है, ईवीएम के बाद नया शगुफा कांग्रेस को मिल गया है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के मामलों को मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी मशीनों का दुरुपयोग है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे की होगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।